दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे ऐसी उम्मीद करते हैं और आप तैयारी भी चल रही होगी आपकी। दोस्तों आपके लिए विशेष क्वेश्चन पेपर अब लेकर के आ रहे हैं 101 से लेकर के और रियल क्वेश्चन पेपर है ये जो सेट हम कराएंगे आगे बताएंगे कौन सी शिफ्ट का क्वेश्चन हम कर रहे हैं और कहां तक करेंगे वो भी आप देखते जाएंगे और इमेज भी साथ ही साथ देखेंगे क्वेश्चन से रिलेटेड ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। इसीलिए संपूर्ण हल करेंगे चाहे वो साइंस हो, मैथ, रीजनिंग या फिर जीके हो। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर हम क्वेश्चन 1 से उठाएंगे और लास्ट तक 100 तक सॉल्व करते चले जाएंगे। जहां तक इस पार्ट में हो पाएंगे वहां तक करेंगे या फिर हम अगले पार्ट में अगले क्वेश्चन ले लेंगे। 2018 में जो वैकेंसी आई थी दोस्तों उसके क्वेश्चन पेपर पिछले वाले रिपीट हुए थे 2016 में, लेकिन 2019 में जो वैकेंसी आई थी जो पेपर आप सॉल्व करेंगे अभी तो उसके क्वेश्चन बहुत सारे 2018 वाले रिपीट होते हैं। कारण इसका है कि टीसीएस ने पेपर पहले भी करवाया था और अब भी टीसीएस ही करवाएगी। तो 2024 का जो आप एग्जाम देने वाले हैं इसका भी पेपर टीसीएस ही करवाएगी। इसलिए ये क्वेश्चन पेपर 2021 वाले जो मैं करवा रहा हूँ ये बहुत रिपीट होने के चांसेस हैं, क्योंकि लगातार आप देख रहे होंगे कि रिपीट हुए थे बहुत सारे क्वेश्चन। खासकर अगर जीएस की बात करें तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिले थे पिछली बार जो आपने बुक में नहीं पढ़ा होगा, लेकिन अगर आपने सेट लगा लिया है तो आपको याद हो गया होगा और क्वेश्चन हॉल में आपने कर दिया होगा एग्जाम हॉल में। तो दोस्तों चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपके लिए स्पेशल वीडियो होने वाली है और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी हमारी ऐसी वीडियोस आएं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप आसानी से वीडियोस को देख पाएं। आप शुरू से अंत तक देखना, फिर आप जरूर बताना लास्ट में कि आपको कितना कुछ सीखने को मिला है। एक क्वेश्चन से हम बहुत सारे क्वेश्चन भी सीखेंगे, जो ऑप्शन दिए होंगे उनके बारे में भी हम जानेंगे ताकि जब भी कोई क्वेश्चन रिपीट हो या फिर थोड़ा चेंज होकर के आ जाए तो भी आप उसको ना छोड़ें, आप करके ही आएं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हम सॉल्व कर रहे हैं 7/4/2021 में पूछा गया लेटेस्ट पेपर है और 10:30 से 12 के बीच में क्वेश्चन पेपर ये हुआ था। तो इसको आज हम सॉल्व करेंगे। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर रियल में है तो आप मैच भी कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। पहला क्वेश्चन, गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासान साल्टबर्ग्स पर हमला करने के हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया था। यानी कि देखो गांधी जी ने क्या करा था कि जब दांडी यात्रा का समापन हो गया था तो इसके बाद लॉर्ड इरविन को पत्र लिखा था गांधी जी ने। कौन थे? गवर्नर थे उस वक्त के लॉर्ड इरविन। उनको पत्र लिखा था और बोला था कि धरसाना साल्टबर्ग जहां पर चल रहा है वहां पर हम छापा मारेंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा घपला हो रहा है इसको लेकर के, क्योंकि दाम बहुत सारे नमक के बढ़ गए थे। ठीक है, दांडी यात्रा इसीलिए तो हुई थी। और ये बात है कब की? 21 मई माफ कीजिएगा 1930 की बात है। गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था तो क्या हुआ था, उसके बाद नेतृत्व किसने किया था? तो अब्बास तैयब ने किया था। वो यही पूछा है ऑप्शन नंबर चौथा वाला। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 12 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर डैश रुपए यानी कि कितने रुपए का दुर्घटनावश मृत्यु जोखिम कवर प्रदान किया जाएगा। यानी कि देखो प्रधानमंत्री जो सुरक्षा बीमा योजना है एक चलाई गई योजना है सभी आम नागरिकों के लिए जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर की है, तो वो लोग इसके लिए कर सकते हैं। और ये एक प्रकार का बीमा है जो बैंक अकाउंट से आपके साल में 12 रुपए कट जाएंगे और आपको अगर कोई दुर्घटना होती है इस प्रकार की दुर्घटना जिसमें आपकी या तो मृत्यु हो जाती है या पूर्ण रूप से विकलांग हो जाते हैं जो हमेशा काम कभी नहीं कर पाएंगे, तो आपको क्या होगा, सरकार 2 लाख रुपए तक का प्रीमियम देगी यानी कि पैसे देगी। साथ ही सिर्फ आंशिक रूप से विकलांग हो रहे हैं मतलब मृत्यु नहीं होती आपकी या पूरी तरह से विकलांग नहीं होते हैं तो आपको 1 लाख रुपए मिलेगा। लेकिन पूर्ण यहाँ पर पूछा है मृत्यु होने पर तो आपको 2 लाख मिलेंगे। ठीक है, तो आप भी इसको करवा लीजिए, अभी भी ये लागू है, अच्छी बात रहेगी आपके लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों एक बात बताना मैं भूल गया, ये इसकी शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी मई 2015 में। ठीक है, 2015 में हुई थी लेकिन ये अभी तक चल रहा है इसलिए हाईलाइटेड है और हो सकता है कि 2024 वाली वैकेंसीज में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए क्योंकि यहाँ पर जो योजना है वो वैसे ही लागू है और जो गवर्नमेंट है वो भी वही है, तो इस वजह से चांसेस बन जाते हैं योजनाओं के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने पहले 3 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट मैचों में लगातार 3 टेस्ट शतक बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज का नाम क्या है। तो देखो मैंने बताया था आपको कि रेलवे में एक चीज आप गांठ बांध लो, अगर पहले देखो यहाँ पर आया है ना अपने पहले, तो जब कभी पहले, सर्वप्रथम, सबसे पहले ये वर्ड्स आते हैं तो रेलवे के लिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। वो चाहे करंट अफेयर का हो चाहे जीएसजी का हो किसी का भी हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसको आपको नहीं छोड़ना है, उसको जरूर पढ़ना। अगर आप बुक से भी पढ़ रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन को हाईलाइट कर लीजिएगा।
तो इसका जो सही उत्तर है वो है मोहम्मद अजहरुद्दीन। तो ऑप्शन तीसरा करेक्ट है। इनमें से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का एक उदाहरण है? तो ये है आकाश का नीला रंग। यानी कि जब आप देखते हैं ऊपर की तरफ खुले आकाश में तो उसका रंग नीला दिखता है, किस वजह से? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। वहीं तारों का टिमटिमाना जो है वो अपवर्तन के कारण होता है। अपवर्तन क्या होता है कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप ऊपर की तरफ देखते हैं तो तारे तो आकाश में हैं, तो यहाँ से आप जब देखेंगे तो वायुमंडल में अलग अलग गैसों की परतें हैं, लेयर हैं। तो आपके द्वारा जो नजर है, आपकी जो आपकी आंख से निकला हुआ प्रकाश है वो ऊपर जाता है, लेकिन अलग अलग जो गैसों की लेयर है उनमें विचलित होकर के अलग अलग टाइप से पहुंचता है। जैसे मान लो यहाँ न जा करके फिर यहाँ से जाएगा, फिर कभी ऐसे जाएगा। तो ये जो दिखता है, ये जो बदलाव होता है, हमें लगता है कि जो तारे हैं वो टिमटिमा रहे हैं, जबकि टिमटिमाते नहीं, हमारी नजर का ही खेल होता है। तो बस इस वजह से अपवर्तन इसको बोलते हैं, इस घटना को। जब अपने मार्ग से विचलित हो जाता है प्रकाश तो अपवर्तन होता है, और इसी कारण से हमें लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं। साथ ही साथ इसमें आते हैं सफेद प्रकाश का कांच के प्रिज्म से गुजरने पर विभिन्न रंगों में विभक्त होना, यानी कि अलग होना, ये होता है वर्ण विक्षेपण के कारण। तो अगर दोबारा कभी आपसे पूछ लिया जाए इस बारे में, तो यानी कि जो कांच प्रिज्म से गुजरने पर अलग अलग रंगों में दिखाई देता है, तो वर्ण विक्षेपण के कारण दिखाई देता है। वर्ण विक्षेपण का मतलब क्या होता है कि रंगों का विचलन, यानी कि बिखराव। जैसे मान लो कि यहाँ से रंग आया तो ये ऐसे ऐसे चेंज हो जाएंगे, अलग अलग कलर अलग अलग डायरेक्शन में भाग जाएंगे। जैसे इंद्रधनुष का बनना, ये इंद्रधनुष का बनना जो होता है वो अपवर्तन और परावर्तन दोनों से मिलकर होता है। ये क्वेश्चन आया था एएलपी टेक्नीशियन में, पूछा गया था ये क्वेश्चन इंद्रधनुष वाला, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो अपवर्तन परावर्तन दोनों में होता है। मैं आपको फिगर भी दिखा देता हूं। जैसे आप यहां से देखो, अब मान लो कि सूर्य का प्रकाश है वो यहां पर आया। अब ये पानी की एक बड़ी सी बूंद है जो आप देख पा रहे होंगे। अब इसमें क्या होगा कि ये तो एक माध्यम का काम करेगा, इसमें क्या होता है यहां से ही लाइट अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाती है, अलग अलग विचलित हो जाती है। विचलित होने के बाद फिर यहां से टकराती है। तो इंद्रधनुष कैसे बनता है कि जब बारिश होती है तो वायुमंडल में बहुत सारी गैसेज होती हैं, और उस गैसों में ही जो पानी की बूंदें हैं, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स हैं, वो लटक जाती हैं। और जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उसी में अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाता है प्रकाश। तो हमें दिखाई देता है कि ये कुछ इस प्रकार का है, जबकि रियल में ऐसा नहीं होता, हमारी नजर का खेल होता है। तो इसी को हम बोल देते हैं इंद्रधनुष। अब आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूं मैं कि इंद्रधनुष कुल कितने प्रकार का होता है, आप कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करना, और उम्मीद है आपकी कोशिश कामयाब होगी। अगला है रूट अंडर रूट 54 गुणे अंडर रूट 6 का मान ज्ञात करिए। तो देखो इसमें सबसे पहले लिखा है 54 और अंडर रूट में, और यहाँ पर लिखा है अंडर रूट में 6। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 गुणे में 6 नाम 54 तो 9 होता है, इसको ये लिख सकते हैं। और अंडर रूट में 6 लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे यहाँ पर कि इसको अलग अलग अगर कर लें, गुणे में यहाँ पर अलग कर लें और गुणे में यहाँ पर अलग कर लें। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं डिटेल से बता रहा हूँ, वरना आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इतने में ही इसको सॉल्व करके आगे बढ़ जाना, ठीक है। तो देखो रूट में सेम वैल्यू है, तो जब अंडर रूट में सेम वैल्यू होती है तो अंडर रूट दोनों से हट जाएगा और एक नंबर लिख देते हैं, यानी कि इन दोनों को हटाकर हम केवल 6 लिख देंगे गुणे में। और अंडर रूट 9 क्या होता है, 3 गुणे में 3 बराबर, तो इसका मतलब एक पेयर बन रहा है 3 का, तो आ जाएगा 3। तो 6 त्रिक 18, तो 18 ऑप्शन दूसरा करेक्ट आंसर। अगला है यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो देखो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन दो तरीके से आ सकते हैं। एक क्वेश्चन में तो आएगा इस कि ए का वेतन बी के वेतन से इतना कम है, और यहाँ पूछ लिया कितना ज्यादा है, जबकि यहाँ पूछ लिया है कितना ज्यादा है तो इससे इतना कितना कम होगा। तो शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको। सबसे पहले जो भी परसेंटेज दिया हो, चाहे वो अधिक का हो चाहे कम का हो, आप उसको ऐसे नोट कर लिया करो। 50 नोट कर लिया, नीचे आप डिवाइड लगा दो। अब अगर अधिक वर्ड आया है तो 100 में से इसको जोड़ दो, तो 100 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 150। अगर मान लो यहाँ पर आता कम तो 100 में से आप इसको हटा देते, यानी कि 100 माइनस 50 तो कितना आता 50 नीचे, ठीक है। इनटू में आपको 100 करना है हमेशा। आप 0 0 काट दीजिए, या फिर आप ऐसा कर लीजिए 5 एकम 5, 5 नहीं 15, मतलब आ जाएगा यहाँ पर 100 बटे में 3। इसको काटेंगे आगे तो 3 त्रिका 9, यहाँ पर 10 बचेगा तो 3 त्रिका 9,
1/3 यानी कि 33 सही 1/3% आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट है। मैंने बताया आपको, फिर से आप सुन लीजिए कि अगर यहाँ पर ये पूछ लेता कम है तो कम में हम क्या करते, यहाँ पर लिखते 50, ऊपर तो जो लिखा है वही लिखेंगे, चाहे अधिक हो चाहे कम हो। बस नीचे आपको 100 में से अगर अधिक वर्ड है तो 100 में से जोड़ देना और कम वर्ड है तो 100 में से घटा देना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है देखो, कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा को उपयोग करता है। यानी कि जब प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तो उसमें से प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है कौन, तो ये हरित लवक जो होते हैं जिनको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, उनकी वजह से ये जो प्रकाश ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। मैं फिगर दिखाता हूं आपको, ये कुछ इस प्रकार का होता है। तो पत्ती को हमने काटा है अनप्रस्थ भाग, तो पत्ती को जब आप काटेंगे बहुत बारीकी से देखेंगे तो ऐसे दिखेगा, हालांकि आंख से नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। तो देखो, आउटर मेम्ब्रेन होती है, जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है ये होती है, ये अंदर वाली यानी कि इनर मेम्ब्रेन होती है, और यहाँ पर होता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस इन दोनों के बीच में, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं ना सेल जैसे, ये आप मान लीजिए एक हिसाब से बैटरी है, जैसे इन्वर्टर लगा होता है वही काम करता है। ये पत्तियों के अंदर होता है। इसका काम क्या होता है कि सूर्य से प्रकाश को लेगा और प्रकाश में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके यहाँ पर प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। ये जो सेल होते हैं आप ऐसे देख लो, तो बहुत सारी बैटरी समझ जाओ कि आप बैटरी रखी हुई है तो वही होता है, ठीक है। ये स्टोमेटा होते हैं यहाँ पर, ये समझ जाए, स्ट्रोमा होता है माफ कीजिएगा, ठीक है, ये जो पार्ट कहलाता है इसका। तो उम्मीद है आप काफी कुछ समझे होंगे। नेक्स्ट 3, 5 और 15 का चतुर्थानुपाती यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन ज्ञात करना है। तो देखो, जब चतुर्थानुपाती पूछा जाता है तो आप एक काम करो, मान लो कि पहला अनुपात तो दिया है, ये इतना दिया है, अब प्रोपोर्शन ये साइन लगा है, इसके बाद 15 और यहाँ पर एक मान लिया कि x होगा, ठीक है। मैं आपको अभी ऐसे बता रहा हूँ, लेकिन पेपर में आप कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा। तो देखो, तो माफ कीजिएगा, यहाँ पर 15 नहीं है, ये 5 कर लीजिए इसको, ठीक है, ये 5 ही लिखा है, 15 नहीं है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले आप अंदर वालों को मल्टीप्लाई कराओ, तो कितना हो जाएगा 5 गुणे में 15, किनारे किनारे वाले का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3x बराबर इतना हो जाएगा। x की वैल्यू निकालेंगे 5, 15 और नीचे आ जाएगा 3, 3 एकम 3, 3 पचे 15, यानी कि आ जाएगा 5 गुणे में 5 बराबर 25 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यानी कि फोर्थ जो प्रोपोर्शन होगा चतुर्थ अनुपाती वो आ जाएगा 25, ऑप्शन नंबर तीसरा। अब आपको मैं बता रहा हूं कि एग्जाम में आप कैसे करना। तो देखो, एग्जाम में सबसे पहले आप ये करना कि लास्ट की दो भी डिजिट जो मिल रहे हैं, दो लास्ट की कोई भी लिखी हो, इन दोनों का गुणा करा के पहली वाली से आप डिवाइड कर देना, यानी कि 5 गुणे में 15 और बटे में 3, 3 पचे और पचम 25, तो आ जाएगा ये। आपको ये करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप भूल रहे हैं तो आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो आपको थोड़ा डाउट लग रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, ताकि दोबारा जब कभी आप रिवाइज करें तो आप आसानी से इनको जान पाए और भूलें ना। पढ़ें अगले क्वेश्चन में। दोस्तों एक बार आप बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्वेश्चन को पढ़ने में, ठीक है। देखो अगला, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये है जापान में, और जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। तो ये टोक्यो में स्थित है। जैसे हमारे देश में जो भी मेन मेन चीजें होंगी, मुख्यालय होगा, वो कहाँ होगा, हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में। तो वैसे ही जापान की राजधानी टोक्यो, टोक्यो में स्थित है संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय, ठीक है। और इसका निर्माण हुआ था 1975 में, और इसका निर्माण विकास कल्याण एवं मानवीय उत्तरजीविका ने करवाया था। यहाँ पर आप याद रखना, ताकि जो लोग हैं उनका विकास हो सके, उनका कल्याण हो सके, और वो भी इससे शिक्षित हो सकें और आगे बढ़ सकें, उनके हितों की बात हो सके, ये इसलिए इन्होंने इस आयोग को बनाया है। तो एक टाइप का ये विश्वविद्यालय है, लेकिन आप आयोग समझिए। तो यहाँ पर आप फोटो भी देख सकते हैं, मैं फोटो भी लगा दूंगा, तो आप वहां से देख लेना। अगला है, ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन, 20 दिन और 30 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। यानी कि ए करता है 15 दिन में, बी 20 दिन में और सी 30 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। यदि उन्हें इस कार्य के लिए कुल 270 रुपए का भुगतान प्राप्त होता है, यानी कि उनकी जो टोटल मजदूरी है वो मिलती है 270 रुपए, तो बी का हिस्सा ज्ञात करिए, यानी कि इस 270 रुपए में बी को कितने रुपए मिलेंगे। तो पहले हम इनकी क्षमता निकाल लें, उसी हिसाब से इनको हम बांट देंगे। तो ए कितने दिन में करता है 15, और वहीं पर बी करता है 20 दिनों में, और सी करता है लास्ट वाला, यानी कि सी करता है 30 दिनों में। इनका अगर आप एलसीएम लेंगे तो आएगा 60, 15 से भाग देंगे 60 में तो आएगा 15 चौको 60,
ठीक वहीं 20 से भाग देंगे तो 20 3 60 और 30 दूनी 60 यानी कि 2। अब इनका पैसा जो होगा इनकी क्षमता के हिसाब से बटेगा, यानी कि ए को अगर 4 रुपए मिलते हैं तो बी को 3 मिलेंगे और सी को 2 मिलेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए बी सी। ए को 4 मिले, 3 मिले और इसको मिले हैं 2 रुपए, इस अनुपात में बटेंगे। टोटल हमारे हिसाब से कितनी क्षमता हो रही है, तो 4 3 7 2 9, तो यहाँ पर हमारे हिसाब से टोटल 9, क्वेश्चन के हिसाब से कितने 270 रुपए। तो 9 एक कम 9, 9 त्रिया 27, यानी कि अगर एक क्षमता है तो 30 रुपए मिलेंगे। पूछा किसका गया है, बी का, तो बी की क्षमता कितनी है 3 है, तो एक क्षमता होने पर 30 रुपए, तो 3 क्षमता होने पर यानी कि 30 से गुणा करा दीजिए, तो 3 त्रिका 90 हो जाएगा, 30 त्रिका 90, तो ऑप्शन नंबर पहला सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए आप? तो बस आपको क्षमता निकालनी थी और कुछ नहीं करना था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो इसके समय थे गवर्नर जनरल दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर है। इस सिपाही विद्रोह को हम जानते हैं भारतीय विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। इसके दो नाम हैं, ठीक है। भारतीय विद्रोह, इसकी शुरुआत हुई थी मेरठ से। तो मेरठ से शुरुआत हुई थी। आप बताना मेरठ कहां पर पड़ता है, कौन से राज्य में? और इसकी शुरुआत हुई थी 29 मार्च 1857 को, ठीक है। 57 से 59 मान लेते हैं, लेकिन ऐसे आप समझना 29 मार्च 1857 सिपाही विद्रोह के नाम से हम इसको जानते हैं, जिसको हम भारतीय विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। मेरठ से शुरुआत हुई थी, किसके समय? उस वक्त लॉर्ड कैनिंग जो गवर्नर था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखो हमारा कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इनमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है, यानी कि इस जगह पर हम क्या फिल करेंगे ये हमें बताना है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले आप यहां से देखो, 5 4 कितना हो गया, तो आप कहेंगे 9, इसका दोगुना कर दो आप, तो कितना हो जाएगा 18। तो देखो यही 18 तो लिखा गया है यहाँ पर। अब इसमें भी आप एक काम करो, 5 और 1 कितना होता है 6, गुणे में दोगुना कर दो तो 6 दूनी हो जाएगा 12। ये बात समझ गए? यानी कि यहां पर हमें नहीं पता क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं पहला यहां पर आ जाएगा x, थोड़ी देर के लिए मान लो, तो 4 प्लस एक्स करेंगे, जैसे 4 प्लस 5 किया था वैसे ही 4 प्लस एक्स करेंगे, और दोगुना करने पर हमेशा कितना आ रहा है नीचे वाला, यानी कि 32 आएगा। तो इसको काट दीजिए तो आ जाएगा 16, बराबर में 4 प्लस का x, तो आप बचाओ 4 यहां चला जाएगा, तो 16 में से 4 हटा देंगे तो कितना बचेगा 12 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर 12 कहां पर है, चौथा करेक्ट आंसर हमारा लिखा हुआ है, ये आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 35 40 और 60 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 7 शेष बचता है। यानी कि कोई ऐसा संख्या बताना है जिसको अगर हम उस संख्या को 35 से भाग करें तो 7 शेष बचता है। अब दोस्तों आपको थोड़ा सा स्मार्ट तरीका अपनाना है। कैसे? कि इस ऑप्शन में आप थोड़ा सा ये देखो कि हमें 35 थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दो, 40 60, तो 40 और 60 से अगर हम किसी नंबर को काटेंगे, पूरा पूरा अगर कट जाएगा, कैसे कटेगा? अगर उसमें 7 जो शेष बचता है उसको अगर हम हटा दें, तो जब हम हटा देंगे, जैसे मान लेता हूं मैं 893 को लेता हूं आपको समझाने के लिए, तो 893 है, इसमें से 7 आप हटा दीजिए, 886। अब आप जरा ये बताओ कि 40 60 इसके लास्ट में तो जीरो है, तो जीरो जिसके लास्ट में होता है तो उसी नंबर को तो पूरा पूरा काटेगा जिसके लास्ट में जीरो होगा, तो यहाँ तो है नहीं। तो हमें ऐसा नंबर देखना है जिसमें 7 हटाने पर जीरो आ जाए। जैसे मैं आपको बताता हूं दूसरे को लेकर के, ये वाला 847 है दोस्तों। अब इसमें 7 हटा दो क्योंकि शेष बचता है, तो 847 में 7 हटा देंगे तो 840 बचेगा, यानी कि लास्ट में जीरो आ रहा है, और जीरो जीरो वाले कट जाएंगे, जैसे 40 देखो जीरो जीरो और ये भी कट जाएगा इससे। अगर हम 840 को 60 से काटेंगे तो जीरो जीरो और ये भी कट जाएगा, 6 कम 6 6 चौक 24 हो जाएगा, कटा कि नहीं? अब 35 को भी आप देख लो, तो 800 कितना काटना है हमको, 840 बटे में 35, ठीक है। आपको कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा, आप बताना, क्योंकि आप सोच रहे होंगे 847 है तो हम 840 क्यों लिख रहे हैं, तो हमने शेष नहीं बचाया ना, शेष बचाने वाला यानी कि एक्स्ट्रा यही होगा, तभी तो शेष बचेगा। इसको हटा दिया है, फिर काट रहे हैं, पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं, इसको भी काट दीजिए तो ये कट जाएगा, ठीक है। 7 से काटिए, 7 पन्ना 35, 7 कम 7 7 दूनी 14
और यहाँ पर आएगा दोस्तों, यहाँ पर 7 नहीं आएगा, माफ कीजिएगा 5 आएगा। अब 5 दूनी 10, 5 चौक 20, देखो कट गया पूरा पूरा। तो बस ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ये दूसरा वाला। आपको यही स्मार्ट तरीका अपनाना था कि 7 हटाने पर 0 लास्ट में बचना चाहिए। तो देखो किसी के भी लास्ट में 0 नहीं बचेगा, केवल इसमें बचेगा। अगर 7 हटा देंगे यानी कि 847 है तो 840 हो जाएगा। अगला है, उस विकल्प का चयन करें जिसका मलयालम से वही संबंध है जो उड़ीसा का उड़िया से है। आप जरा ध्यान से देखो, उड़ीसा में कौन सी भाषा बोलते हैं? उड़िया। तो आप मलयालम कहाँ पाएंगे? तो ये होगी केरल में। तो केरल का संबंध मलयालम भाषा से, उड़ीसा भाषा उड़िया का संबंध उड़ीसा से है। तो बस भाषा पूछी है, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। अच्छा आप बताओ जरा कि तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोली जाती है? देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोली जाती है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी गतिविधि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है? देखो नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पेपर में जब हम बैठते हैं तो इतनी जल्दबाजी होती है, इतना घबराहट होती है कि जल्दी जल्दी में आता हुआ क्वेश्चन भी गलत करते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आप पैसेंस बना के रखिएगा, क्वेश्चन पेपर आप आराम से कर पाएंगे, क्योंकि आप तैयारी बेहतरीन लेवल की कर रहे हैं, तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जिम्मेदार नहीं है, तो ये परिवहन के लिए सोलर कार का उपयोग जिम्मेदार नहीं है। यानी कि सोलर कार जो सौर ऊर्जा या बैटरी वाली चलती हैं, उनमें क्या होता है कि कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है, इस वजह से उनसे कोई भी गैसें नहीं निकलती हैं जो कि पर्यावरण को दूषित कर सकें। अब समझते हैं कि गतिविधि यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव होता क्या है। देखो ग्रीन हाउस प्रभाव ये होता है कि जब सूर्य से प्रकाश आता है तो उसमें क्या होता है, प्रकाश में हीट होती है, तो वो हीट हमारी जमीन तक यानी कि हमारी अर्थ तक आती है। अब आने के बाद क्या है, नीचे तो यहाँ पर मान लो जमीन है, अब जमीन से टकराएगी जो ऊष्मा है, टकराने के बाद फिर से वापस जाएगी। तो वापस पूरी तरह से ना जा पाए, देखो ये विचलित हो जाती है इधर इधर। ये क्यों हो जाती है? क्योंकि ये हमारा जो एटमॉस्फेयर है पृथ्वी का, उसमें बहुत सारी गैसेस हैं, जैसे कि मान लो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारी गैसें हैं यहाँ पर। इनकी वजह से क्या होती है, जो हीट है ये बाहर नहीं निकल पाती है, इसको रोक लेते हैं। हालांकि 100% तो नहीं रोकती हैं, कुछ बाहर चली जाती हीट, लेकिन ज्यादातर जो हीट है वो यहाँ पर रुक जाती है इन गैसेस की वजह से, और फिर पृथ्वी के वायुमंडल में ही बनी रहती है, जिससे हमारा वायुमंडल गर्म बना रहता है। और क्या होता है कि जैसे पृथ्वी पर जो भी एक्टिविटी करती हैं, जैसे सीएफसीज और ये जो जितने भी चीजें होती हैं, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारे एरोप्लेन और ये सब चलते हैं, मीथेन का उत्पादन यहाँ से होता है। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है, जैसे धुआं निकलता है, गाड़ियां चलती हैं, और जैसे मान लो कि चिमनियां होती हैं, इन सब से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो ये सारी की सारी जो गैसेज होती हैं वो मिल करके ग्रीन हाउस प्रभाव को क्या करती हैं, बढ़ाती हैं। यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव का मतलब आप सीधा सा ये समझ लीजिए कि सूर्य की ऊष्मा को जो रोकने का काम करती हैं गैसेस, यही होती हैं हमारी ग्रीन हाउस गैसेस। और जो रोकने वाला प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से। तो दोस्तों लगातार इनकी जो संख्या है वो माफ कीजिएगा, इनकी जो मात्रा है वो बढ़ रही है गैसेस की, जिसकी वजह से ये वायुमंडल थोड़ा सा घना होता जा रहा है इन गैसों की वजह से, जिससे जो हीट है हमारे सूर्य की जो आती है पृथ्वी तक, ये पूरी पूरी नहर जा करके बहुत ही कम मात्रा में बाहर जा रही है, जिससे अब हमारा वायुमंडल ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है। गर्म होने का परिणाम ये होगा कि आने वाले समय में बहुत ज्यादा हमारी पृथ्वी पर गर्मी होने लगेगी। दोस्तों आपके मन में आ रहा होगा कि अगर ग्रीन हाउस गैसेज न होती तो क्या होता? तो देखो ग्रीन हाउस गैसेज न होती तो ये जो सन की जो लाइट है नीचे पड़ती और पूरी की पूरी बाहर निकल जाती, क्योंकि इसको रोकने वाला यहाँ कोई ना होता। और जब बाहर निकल जाता तो पृथ्वी पर हीट ना रहती, और इसकी वजह से पृथ्वी पर -20 डिग्री तक का टेम्परेचर हो जाता, जिससे मानव जीवन मुश्किल होता, यहाँ पर जीवन हो ही ना पाता। तो आप समझ सकते हो कि ग्रीन हाउस अच्छा तो है हमारे लिए, लेकिन ज्यादा मात्रा में बुरा है हमारे लिए। पुनः उस क्वेश्चन पे आते हैं, आपसे पूछता हूं, ताप विद्युत संयंत्र से होने वाला उत्सर्जन क्या ग्रीन हाउस बढ़ाता है? ईंधन में जो हम लकड़ी जलाते हैं उससे धुआं निकलता है, ये बढ़ाता है। परिवहन के लिए जो हम पेट्रोल जलता है, धुआं निकलता है, कार्बन निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो सारा का सारा इसके लिए जिम्मेदार है, ये बढ़ाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? यानी कि एक ऐसा साम्राज्य था जिसका नाम चेरी रखा था, वो अवध साम्राज्य का नाम चेरी रखा गया था। और ये चेरी कहाँ पर है? ये केरल और तमिल का कुछ हिस्सा दोनों मिल करके, यानी कि कह सकते हो कि दक्षिण भारत का जो हिस्सा है वो चेरी साम्राज्य के नाम से जानते हैं। ठीक है,
तो अवध साम्राज्य था, उसका नाम भी चेरी साम्राज्य था। ऑप्शन पहला सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि x y से 20% अधिक है तो y x से कितने प्रतिशत कम है? तो देखो, अभी इसके पहले क्वेश्चन बताया था मैंने थोड़ी देर पहले कि अगर अधिक वर्ड आ जाए तो आप सबसे पहले परसेंटेज को लिखो, चाहे अधिक आ जाए या कम, आपको परसेंटेज लिखना है। नीचे डिवाइड करिए। अब अधिक अगर लिखा है तो अधिक मतलब प्लस, कम मतलब माइनस। तो 20 बटे में 120 हो जाएगा और गुणे में 100 हो जाएगा। जीरो जीरो काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 छक्के 12, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 100 बटे में 6, और भी काटेंगे तो आएगा 50 बटे में 3। इसको भी काटेंगे तो 3 एक कम 3, 2 बचेगा, तो 3 छंग 18, फिर 2 शेष बचेगा बटे में 3 प्रतिशत, यानी कि 16 से ही 2 बटे 3 प्रतिशत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर है। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इनमें से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो इसको थोड़ा सा जूम करता हूं, अब उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। तो देखो, 2 और 4 बॉक्स में लिखे हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 4 दूनी 8, तो वही यहाँ पर 8 लिख दिया गया है, ये वाला। अब आगे देखो, 8 में से आपको ये लास्ट वाला जोड़ना है, लास्ट डिजिट को जोड़ दीजिए, तो 8 4 12, तो यही 12 लिख दिया है। वही देखो, 4 और 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 24, 4 पंचे 20, यानी कि 20 आएगा, और इस 20 में से ये किनारे वाला जोड़ दीजिए, तो 20 4 24, तो देखो 24 आ गया है। ठीक वैसे ही आप बताओ कि 6 का मल्टीप्लाई किस नंबर से कराएं कि 36 आए, तो आप कहेंगे अगर 6 होता यहाँ पर तो 6 रंग 36 हो जाता, और 36 में से फिर ये 6 जोड़ेंगे तो 36 प्लस का 6 होता है 42। तो देखो यहाँ पर 42 लिखा भी है, तो बस क्वेश्चन मार्क की जगह पे पूछा था तो यहाँ पर आ जाएगा 6। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, दिए गए कथन पर विचार करें और बताएं कि दी गई धारणाओं में से कौन सी कथन में निहित है। तो कौन सी धारणा शामिल है इसको पहले पढ़ते हैं। तो जो भी कथन आता है हमें कथन को पहले ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि कथन ही हमारा सब कुछ होता है। कथन में है, कमरे को रोगाणु मुक्त बनाए रखने के लिए कृपया आपातकालीन वार्ड से बाहर निकलते समय यह वार्ड के सभी दरवाजे बंद रखें। यानी कि जब आप इमरजेंसी रूम पे जाते हैं तो वहां पर जब भी आप निकलते हैं तो दरवाजे सारे बंद करके रखें। इससे क्या होगा कि रोगाणु नहीं आएंगे उसमें और रोगाणु मुक्त रहेगा। और ये अस्पताल के आपातकालीन वार्ड के पास मौजूद एक सूचना पट है, तो एक वहां पर बोर्ड है, वहां पर लिखा हुआ है। अब आते हैं धारणाएं, हम क्या लगा सकते हैं कि आपातकालीन वार्ड के दरवाजे को खुला छोड़ने से रोगाणु वार्ड में प्रवेश कर जाएंगे। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसीलिए तो बोला जा रहा है कि रोगाणु मुक्त रहना है अगर, तो हमें निकलते समय बाहर वार्ड के सभी दरवाजे बंद रखना है, ताकि खुला होगा तो रोगाणु आ जाएंगे। तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा क्या है, लोगों की सूचना पर ध्यान देने की संभावना है। बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप उन्हें पता होता कि लोग इस बोर्ड पर ध्यान देंगे ही नहीं तो बोर्ड वहां क्यों लिखते। तो इसका मतलब बोर्ड इसीलिए लगा है कि लोग इस पर ध्यान देंगे, उम्मीद ऐसी करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एनटीपीसी की अगर आप वीडियो देख रहे हैं, हमें उम्मीद है तभी तो बना रहे हैं ना, तो इसका मतलब आप देखेंगे, ये उम्मीद है। और अगर कोई एनटीपीसी की वीडियो देखे ही ना तो कोई बनाएगा नहीं, बनाएगा ना, तो इसका मतलब ये उम्मीद है उनको कि यहाँ पर वार्ड में जो लिखा है उसको लोग पढ़ेंगे, उस पर ध्यान देंगे, इसीलिए वहां पर लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर पहला दूसरा, यानी कि दोनों धारणाएं सही हैं। तो ऑप्शन तीसरा, धारणाएं फर्स्ट और सेकंड निहित हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन दोस्तों होता है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा भी होता है और राज्यसभा भी होता है, दोनों मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। और लोकसभा में सदस्यों की संख्या की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये है 543 वर्तमान समय में। हालांकि अधिकतम 550 हो सकती है, लेकिन 543 है। ठीक है, उनमें से 20 जो होते हैं लोग वो केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं, लोकसभा में जो लिए जाते हैं। और इसकी जो इसका कार्यकाल जो होता है वो 5 साल तक का होता है, लेकिन बीच में अगर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर देते हैं तो इसका कार्यकाल निरस्त हो जाएगा, लेकिन ना भंग हो तो पूर्ण काल इसका 5 साल का होता है। वहीं राज्यसभा में टोटल संख्या होती है 250, जिसमें से 12 जो लोग होते हैं उनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, और 238 होता है उस पर डायरेक्ट यहाँ पर चुने जाते हैं लोग। वहीं अगर बात करें कि राज्यसभा के जो इस वक्त विपक्ष के नेता हैं वो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, और लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है, राहुल गांधी जी हैं। ये भी आप याद रखेंगे।
आप बताओ कि लोकसभा अध्यक्ष कौन है इस वक्त वर्तमान समय में। जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लोकसभा अध्यक्ष आपको बताना है। देखते हैं कितने लोग इस चीज से अपडेटेड हैं, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष कौन है बताना है आपको। नेक्स्ट है, सुश्रुत संहिता किस विषय से संबंधित है। तो सुश्रुत संहिता का संबंध चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा का मतलब सर्जरी होता है, इससे संबंधित है। देखो सुश्रुत संहिता जो है इसके लेखक हैं सुश्रुत, इनके नाम पर ही सुश्रुत संहिता पड़ा है, तो सुश्रुत ही इसके लेखक हैं। इसमें बीमारियों के बारे में बताया गया है, कुल 1120 बीमारियों के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। और वहीं पर इसमें अगर देखें कि औषधियों की बात करें, कुल कितनी औषधियों की चर्चा हुई है, तो कुल 700 औषधियों की चर्चा की गई है। और वहीं पर इसमें टोटल जो अध्याय हैं यानी कि चैप्टर हैं वो हैं दोस्तों 186 चैप्टर्स हैं, यानी कि अध्याय हैं, याद रखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ अपने। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर आया है, ब्लड रिलेशन का है। अगला है, एक्स ने वाई से कहा मैं ना तो तुम्हारा बेटा हूं ना ही तुम्हारा पिता हूं, यानी कि ना बेटा हूं ना ही पिता, मैं तुम्हारी पत्नी का भाई भी नहीं हूं, यानी कि मैं तुम्हारा साला भी नहीं हूं, लेकिन मैं उसका संबंधी हूं, यानी कि आपकी पत्नी से संबंधित हूं लेकिन मैं उसका भाई नहीं हूं। मैं तुम्हारी पत्नी के पिता का पोता हूं। आप बताओ जो आपकी पत्नी के पिता होंगे, ठीक है, वो आपके ससुर जी होंगे, और ससुर जी का जो पोता होगा इसका मतलब आपके साले का बेटा होगा, वही तो आपके ससुर का पोता होगा। भाई मान लो कि ये ससुर जी हैं, उनका एक बेटा होगा, और बेटा होगा, और ये उनकी बहन, उनकी यानी कि आपकी वाइफ होंगी, ये वाइफ होंगी, और ये आपका साला होगा। और इसका बेटा जो भी होगा ये इसके क्या लगेंगे, दादाजी लगेंगे, ये दादाजी। ठीक है, तो इस वजह से दादाजी का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पोता। तो भाई पत्नी के, ये जो पत्नी है, पत्नी के भाई का ये बेटा जो होगा वही लगेगा जो इसमें रिलेशन बताया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर पहला सही, तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों ये क्वेश्चन जो आगे हैं वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाती है इसलिए प्रॉब्लम होती है। तो आगे के जो क्वेश्चन हैं इसकी वीडियो की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लिखा होगा अगला पार्ट, उस पर क्लिक करेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आगे वाले आप वहां पर देख पाएंगे। तब तक वीडियो रिकॉर्ड होगी तो उसमें हम लिंक लगा देंगे। दोस्तों वीडियो आज की कैसी लगी जरूर कमेंट सेक्शन बताइए। सीखने को काफी कुछ मिला हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर अब ऐसी ही वीडियोस आपको मिलने वाली हैं और बेहतर तैयारी आपकी होने वाली है। आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन से हम कई सारे ऑप्शंस के बारे में भी डिटेल से जानते हैं, साथ ही साथ इमेज भी देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों वीडियो एक बार जरूर बताना कैसी लगी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा ऐसी उम्मीद करते हैं, और बेल आइकन भी दबा लिया होगा। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप ग्रुप डी एलपी टेक्नीशियन की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी हमने बहुत सारे पार्ट्स करवा दिए हैं इस चैनल पर, तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आप देख लेना, उनकी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, या डायरेक्ट वीडियो ही मिल जाएंगी आपको। या फिर अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो जिस वीडियो को आप देख रहे हैं इस वक्त उसी के नीचे आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, वहां पर लिंक एक एक वीडियो की मिल जाएगी। ग्रुप डी एलपी टेक्नीशियन और साथ ही साथ रेलवे के इंटरव्यू हमने बहुत सारे लिए हैं, उनको भी अगर आप देखना चाहते हैं क्या सैलरी होती है, क्या कुछ होता है, तो भी आप देख सकते हैं, लिंक आपको इसी के नीचे मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नए पार्ट में। कुछ कहना या पूछना चाहते हैं तो कमेंट करिए, आपका रिप्लाई देने की हम पूरी कोशिश करेंगे, और हजारों लोगों ने, जितने लोगों ने अब तक कमेंट्स करे हैं उन सब का रिप्लाई हमने दिया है। तो मिलते हैं नए पार्ट में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।